आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, अगर आप एक बार क्लियर कर दें दोबारा क्लियर करना उतना ही टफ है, क्योंकि ऑलरेडी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो आपकी तरह ही गलती करके दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं। कम से कम भी मेरा मानना है, कम से कम भी आपको 40 से 50 मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए अगर आप एसएससी के अंदर एंटर कर रहे हैं। 40 से 50 मॉक टेस्ट आर रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम है ये क्राइटेरिया। करंट अफेयर्स पर मैंने फोकस किया, स्ट्रेटजी मैंने देखी करंट अफेयर की, लास्ट 3 महीने पर ज़्यादा पूछते हैं, किस सेक्शन में से पूछते हैं। बैंकिंग सेक्शन नहीं आता है सीजीएल में, तो वो डर ही आपको हरा देगा। राइट। पहली चीज़ है कि आपके अंदर आग होनी चाहिए, आप ये समझो कि आप डिजर्व करते हो। जब आप खुद पर ट्रस्ट करोगे ना, तब दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो से हमारे साथ हैं हेमंत गुप्ता सर, जिन्होंने 6 टाइम एसएससी सीजीएल को क्लियर कर रखा है। जो अभी हाल ही में 2019 का एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया था, उसमें 432 रैंक के साथ जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सर सिलेक्टेड है। इसके पहले सर 2013 में सिलेक्ट हो गए थे, तो अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर जॉब कर रहे हैं। और सर का जो मतलब एक होता है ना कि एरिया मिलना चाहिए, दिल्ली चाहिए था सर को जॉब करने के लिए। सो इस बार उनको होप्स हो कि उनको दिल्ली मिल जाएगा, तो सर इसीलिए मेहनत कर रहे थे लगातार। सर का जो एक्सपीरियंस है एसएससी सीजीएल की तैयारी का, वो करीब 7 साल का है। तो आज हम सर की जर्नी जानेंगे, क्योंकि इतने 6 टाइम्स एसएससी सीजीएल निकालना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। थैंक यू देविंदर फॉर गिविंग मी सच अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद यू। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो फर्स्ट टाइम जॉब क्लियर की थी तो विदाउट एनी एफर्ट, मतलब जस्ट ऐसे ही मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। उस टाइम पर क्या था, हमारी फैमिली कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, और 2012 में मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स पास आउट किया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे फादर की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उनकी टेक केयर के लिए फिर ड्रॉप कर दिया, और 2013 में मैंने एडमिशन लिया मास्टर्स एंड जो नेशनल इंस्टीट्यूट है क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक्स, उसके अंदर। उस टाइम पर मेरा सिलेक्शन आईआईटी के लिए भी हुआ, आईआईटी धनबाद, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स अपने। और आईआईटी धनबाद में मैंने फिर वो ज्वाइन नहीं करा और दिल्ली में ही ज्वाइन करा। उसके बाद मैंने जो सीजीएल वाला एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि सीजीएल एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। राइट। तो मुझे 2 साल से ज़्यादा लग गए, और मेरी एमएससी भी कंप्लीट हो गई, और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग आई, यानी अप्रॉक्स मेरे 2.5 साल लग गए। जब मैंने ज्वाइन किया 2015 में, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, जीएसटी क्या होता है, एक्साइज। आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सभी अड्डा 24/7 के बारे में जानते ही होंगे। आप अड्डा 24/7 की हेल्प से एसएससी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, सिर्फ एक ऐप के जरिए, यानी कि अड्डा 24/7 के जरिए। यहाँ पर आप इंग्लिश, हिंदी एंड किसी भी लोकल लैंग्वेज में अपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको कंटेंट एंड क्लासेस मिलेंगे वो लेटेस्ट जो एग्जाम का पैटर्न है, साथ ही जो सिलेबस है लेटेस्ट, उसके अकॉर्डिंग मिलेंगी। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट टीचर्स मिलेंगे, साथ ही हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है यहाँ पर। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रहता है। साथ ही यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेस मिलने वाले हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस ऐप में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट, एसएससी सीजीएल के इनके बैचेस हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट जिसमें कवर किए जाएंगे, साथ ही स्टडी प्लानर के साथ में, मतलब स्टडी प्लान के साथ में, और साथ ही आपको मिलने वाले हैं फ्री मॉक टेस्ट, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट हैं लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न के बेस पर होने वाले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, रेगुलर यहाँ पर आपको अपडेट मिलेंगे जॉब से रिलेटेड। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो भी जॉब्स होते हैं उनके आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी जॉब्स के फॉर्म आए हैं, क्या चीज़ें हैं, इस तरीके की चीज़ें। साथ ही आपको फ्री में करंट अफेयर्स मिलने वाला है। सो इतनी सारी चीज़ सिर्फ आपको एक ऐप में मिलने वाली है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 के साथ कर सकते हैं। इनकम टैक्स क्या होता है, रेलवेज क्या होता है, जस्ट ऐसी नॉर्मल गए, मैंने प्रेफरेंस फिल कर दी कि एक जॉब ले ली मैंने, क्योंकि मेरी फैमिली की कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए। उस टाइम पर जब अगर मुझे आइडिया होता या किसी की गाइडेंस मुझे मिली होती, तो शायद मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चूज़ करता। जो मेरे मार्क्स थे उस टाइम पर 397 कुछ थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ 393 थी। मेरे से एक गलती हुई, उस गलती की वजह से मैंने सोचा कि आगे लोगों के साथ गलती ना हो, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। ये चीज़ चलती रही, मतलब मैं प्रिपरेशन करता गया कि निकलूँ। उसके बाद 2 साल बाद मैंने जब 2016 वाला दिया, उसमें मुझे दोबारा टैक्स असिस्टेंट मिला। इस बार मुझे मुंबई लोकेशन मिली, तो मैंने ज्वाइन नहीं करा।
उसके बाद 2017 में मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आए। मेरे को ये श्योर शॉट था कि मुझे इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी और लोकेशन भी मिलेगी। 485 मेरे मार्क्स थे 2017 में। इंग्लिश मेरा शुरू से अच्छा रहा था तो 175 उसके अंदर थे। बट क्या हुआ पता नहीं, ऐसी जर्नी रही कि उस टाइम पर फेट कह लो, लक कह लो, कि जब एग्ज़ाम में कॉपी चेक करने के लिए डिस्क्रिप्टिव का राउंड आया तो उन्होंने मुझे 52 मार्क्स दिए, जो कि हार्डली अनएक्सपेक्टेड थे। टॉपिक बहुत ईजी था। जो भी रहा उससे मेरी पूरा सब कुछ गिर गया। रैंक 3000 पर आ गई, जहाँ मैं 1000 पर स्टैंड कर रहा था। 1000 रैंक से सीधा 3000 पर मैं जंप कर गया और मुझे टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स मिला। फिर भी ये था कि मुझे मेरी लोकेशन मिल जाएगी और आई विल स्टॉप गिविंग द एग्ज़ाम। जो मेरा मोटिव था कि मैं अपनी जो गलतियाँ उनको शेयर करूँ, वो भी और ज़्यादा गलती हुई। फिर मुझे दूसरा लोकेशन मिला, यानी कि भोपाल, जहाँ मैं अभी वर्किंग हूँ। उसके बाद फिर मैंने दोबारा एग्ज़ाम देने की सोची, बट कुछ कंडीशन ऐसी हुई मेरी बॉडी के साथ कि मुझे हॉस्पिटलाइजेशन हो गया मेरा। मैं फिर ट्रीटमेंट में चले गया थोड़ा, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपनी पिक्स वगैरह। तो इस बीच में मैं एग्ज़ाम 2018 वाला CGL नहीं दे पाया। प्री दिया मैंने, मेंस अच्छा नहीं हुआ मेरा। पर जो भी रहा मेरे साथ, मतलब मैं आपके साथ बोलना चाहूँगा कि अच्छा ही रहा। उस टाइम अगर कुछ ऐसा होता कि मुझे ये जोन मिल जाता तो शायद मैं 2019 में जो मैंने रैंक फिर हासिल करी 432 जो आपने बताया, और जो GST इंस्पेक्टर दिल्ली की पोस्ट मैंने चूज़ करी है, तो वो जो मुझे मिल जाएगा, तो ये सब नहीं हो पाता अगर उस टाइम पर। मैं बोलता हूँ कि जो होता है अच्छा ही होता है, मतलब अंत भला तो सब भला। मतलब मेरे साथ जो हुआ, गलतियों से ही मैं सीखा। बट अगर अब कोई देता है, आज के टाइम में क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैंने भी एक ऐसे हेल्प करने के लिए SSC कोर करके एक चैनल बनाया गाइडेंस के लिए, ताकि उस पर मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूँ। किसी को पोस्ट में कन्फ्यूज़न है, लोग प्रिपरेशन में कन्फ्यूज रहते हैं, किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, SSC की करें ना करें। SSC में ही आप देखोगे इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं। CGL है, CHSL है, MTS है, लोग सारे एग्ज़ाम के फॉर्म भरते हैं, पर उन्हें क्या करना चाहिए, किस एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए, क्या सबका सिलेबस सेम है, ऐसे बहुत सारी क्वेरीज मैंने देखी। मैं हालांकि एक ही एग्ज़ाम पर स्टक रहा, CGL, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जो जर्नी है, जो मैंने सीख चुका हूँ, सब कुछ मेरा सेल्फ प्रिपरेशन रहा। मतलब कोई भी मैंने किसी की एफर्ट, कोई कोचिंग नहीं ली, ना ज़्यादा मैंने बुक्स खरीदी। मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैंने एक एजुकेशन रूम बनाया हो, स्टडी रूम, कुछ नहीं। नॉर्मल एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह दिए, बस उन्हीं से जैसा चलता गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अब उस चीज़ को मैं शेयर करना चाहता हूँ कि दूसरों की गलती से आप सीखें। मतलब जितनी भी गलतियाँ मैंने करी, आप उनसे सीखें, अपनी गलतियाँ ना करें। होता क्या है, स्टूडेंट्स अपनी गलती करते हैं और फिर उनसे सीखते हैं, तो मेरी तरह अपने आप वैल्यूएबल 6-7 साल निकाल दोगे। तो इट्स बेटर टू कंसल्ट समवन बिफोर फिलिंग द प्रेफरेंसेस, और अपने जो लाइफ के डिसीजंस है वो लेने से पहले किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से आप कंसल्ट कर लेना ज़्यादा बेटर है, जिसने इस फील्ड में एक तरीके से अपने आप को ढाल रखा हो। तो उनसे अगर आप जुड़ते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझसे, किसी से भी जिसको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, अगर आप एक बार क्लियर कर दें, दोबारा क्लियर करना उतना ही टफ है, क्योंकि ऑलरेडी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो आपकी तरह ही गलती करके दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। तो इट्स बेटर, अगर ऐसा है तो आप एक सही टाइम पर सही डिसीजन ले लें, उसके बाद आपको जो करना है वो कर सकते हैं। राइट सर, ओके। सो सर ये बताइए कि आपके जब आपने 13 में जो रिजल्ट आया तो उस टाइम पे आपके कितने मार्क्स बन रहे थे, और अभी जो लास्ट आया तो कितना इंक्रीज हुआ मार्क्स आपका? देखिए देवेंद्र सॉरी देखिए उस टाइम पर क्या था देवेंद्र, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम था, तो उस टाइम पर मार्क्स मतलब 397 मार्क्स थे मेरे उस टाइम पर, 397। और उसमें होता क्या था तब कि मैथ्स और इंग्लिश का जो पेपर आता था वो ऑफलाइन होता था, बट आज ऑनलाइन कर दिया। उस टाइम पर इंटरव्यू होता था, आज डिस्क्रिप्टिव कर दिया, जहाँ पर कैंडिडेट्स के मार्क्स और ज़्यादा भी आते हैं। तो उस सब के देखते हुए जो अब मेरे CGL 19 में मार्क्स आए हैं वो 670 आए हैं। तो आप देख सकते हो कहाँ 397 थे, कहाँ 670, मतलब 300 नंबर का एक तरीके से इंक्रीमेंट। वो कंपटीशन का कह लो, वो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज का कह लो, या वो किसी भी आप लगा सकते हो, पेपर लेवल थोड़ा हल्के हो गए, ईजी हो गए पहले के कंपैरिजन में, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो। राइट, ओके। सो जैसे कि CGL में 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GS या फिर GK। तो बात की जाए इनकी सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी बताइए कि क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो, और जो आपकी स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी थी क्या वो अब चेंज हो गई आपके लास्ट एग्ज़ाम तक आते आते, या फिर सेम जो जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही?
देखिए स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो हर किसी की ना अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। मेरी स्ट्रेटजी कम्प्लीटली डिफरेंट है जो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में नॉवेल्स पढ़ता आ रहा था स्टार्टिंग से, तो इंग्लिश में मुझे इतने एफर्ट्स डालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर बात आती है मैथ्स की, तो मैथ्स में भी मैं थोड़ा सा स्मार्ट था, बट क्या मैं अपने तरीके जो था जो पहले यूज़ करता था वो एक रूटीन में जैसे चलते हैं, हमें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं जो कि एक्स लेते हैं हम, लेट एक्स बी द वेरिएबल, इस टाइप से जो करते हैं हम तैयारी, वैसे करता था मैं सॉल्व। जब मैंने 3-4 बार अटैम्प्ट दे लिया उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जो है वो 80-90 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट ही नहीं कर पाता। इस वजह से जहाँ मैं लैग कर रहा हूँ वो यही रीज़न है कि मैं 100 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं कभी भी एक रैंक हासिल नहीं कर सकता। तो मैंने स्ट्रेटजी को, जो आपने पूछा, फिर थोड़ा बदला। फिर मैंने क्या करा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी, यूट्यूब से देखी, कुछ मैंने ऐप से, ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करी, उन ऐप से जैसे राकेश यादव मैथ ऐप करके है, क्लास नोट्स ऐप, वो डाउनलोड करी, वहाँ से मैंने कुछ स्ट्रेटजी बनाई। उनके बाद मैंने फिर सिर्फ प्रैक्टिस के मॉक टेस्ट वगैरह दिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जीएस जीके की बात करूँ तो मैंने जैसे एक आपने सुना भी होगा, एक बुक आती है ल्यूसेंट की, तो वही बुक को मैंने 3 से 4 बार करा। उसके बाद मैंने उनमें से कुछ चीज़ें नोट डाउन कर ली। फिर मैं वो बुक नहीं देखता था। क्या होता है कि एक टाइप के टॉपिक वही रिपीट हो रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री में से इतना ही पोर्शन आना है, तो मैंने वो मेजर पोर्शंस को बार बार देखा। करीब करीब मैंने उन्हें 15 से 20 बार देख लिया होगा इन सारे टॉपिक्स को जो ल्यूसेंट के अंदर थे, जिससे मेरे जीएस में आउट ऑफ 50 38 मार्क्स आए, जो कि एक अपने आप में एक अचीवमेंट था। और पहले मेरे जब आते थे मार्क्स तो 8 नंबर आते थे जीके में, मतलब 50 में से 8 के बाद मैं सीधा 38 पे जंप कर गया, क्योंकि मैंने 15 से 20 बार वो टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया। और वो मेरे आज भी अगर मैं पेपर दूं तो जीएस में उतना ही स्कोर 30 तक मैं बना सकता हूँ, जो मेरे अंदर वो चीज़ें आ चुकी है अगर मैं रिवाइज करूँ तो। प्लस करंट अफेयर्स पर मैंने फोकस किया, स्ट्रेटजी मैंने देखी करंट अफेयर की, लास्ट 3 महीने पर ज़्यादा पूछते हैं, किस सेक्शन में से पूछते हैं। बैंकिंग सेक्शन नहीं आता है सीजीएल में, तो वो मैंने अवॉइड किया। जो मेन सेक्शंस थे वो मैंने कवर किए। इस टाइप से मैं चलता गया। तो मैंने आपको बताया मैथ्स में क्या किया, मैंने इंग्लिश में क्या किया, जीएस में बताया, रीजनिंग में सिर्फ मैंने मॉक टेस्ट लगाए, और दैट इज़ आई गेस इनफ कि अगर आप रीजनिंग में मॉक टेस्ट करते हो तो वो मोर देन इनफ है। फिर भी हर किसी की अपनी कस्टमाइज्ड अप्रोच होती है चीज़ों को लेकर, कि वो किस टाइप से अपनी चीज़ों को करते हैं, किस टाइप से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लोग जीएस में मैप्स वगैरह यूज़ करते हैं लर्न करने के लिए, और भी तरीके अपनाते हैं, बट मैंने वो सब नहीं करा। एक नॉर्मल तरीके से जितना सीजीएल डिमांड करता है वही चीज़ें मैंने पढ़ी। आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं वो चीज़ें जानने के लिए कि मैंने क्या क्या पढ़ी, डीपली मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ओके, सो सर, जैसे कि आपने भी बताया आपका इंग्लिश में अच्छे मार्क्स हैं, तो इंग्लिश के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, इंग्लिश में देवेंद्र मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप कभी भी लर्न नहीं कर सकते। एक तरीके से इंग्लिश को आप हॉबी बना सकते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे उसे, एक लैंग्वेज है। जब भी आपको किसी लैंग्वेज पर कमांड करनी है तो या तो उसे पढ़िए ज़्यादा, या उसे सुनिए ज़्यादा, या मूवीज़ वगैरह देखिए। तो मूवीज़ देखने से तो आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो, तो इसलिए नॉवेल्स, इस टाइप की चीज़ें, स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ वाले नॉवेल्स आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। एंटरटेन भी रहोगे, प्लस नई चीज़ें भी उसमें मिलेंगी। डिफरेंट स्टाइल से वो लिखे जाते हैं, तो उस स्टाइल से आपका माइंड भी थोड़ा उन चीज़ों को अडेप्ट कर पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो यूज़ करिए उनको अपनी डेली लैंग्वेज में, जो क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। तो क्या होगा, आपकी एक रीडिंग सेक्शन पर कमांड बनेगी। सीजीएल में क्या है, 50 से ज़्यादा नंबर का रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग पर अगर आपकी कमांड बन जाती है, सीजीएल या कोई भी एग्जाम हो, जैसे सीसेट यूपीएससी में आता है, तो अगर रीडिंग पर कमांड है, चाहे कैट का एग्जाम हो, एमबीए का, रीडिंग पर कमांड होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या है फिर चीज़ों को एक बारी में पढ़ के गो थ्रू करके समझ जाओगे। तो आप कॉम्प्रहेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, या ग्रामेटिकल एरर हो, वो सारे आप एक ही वन गो में कर जाओगे। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप नॉवल या फिर कोई भी रीडिंग सोर्स, अगर आप न्यूज़पेपर में अच्छे हो पढ़ने में, तो उसको कंप्लीट करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को। यही 2 तरीके हैं जिससे आप इंग्लिश में एक्सेल कर सकते हो, अपने आप को आगे ले जा सकते हो। जैसे मेरा स्कोर 193 आउट ऑफ 200 रहा, तो उसका रीज़न यही था, स्टार्टिंग से ही मेरा इंटरेस्ट था। मैं रात भर जग कर भी नॉवल ख़त्म कर देता था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ रहा होता था। ऐसे बहुत सारे नॉवेल्स मैं आपको वो भी सजेस्ट कर सकता हूँ। राइट, ओके। सो एवरेज कितने घंटे आप पढ़ते थे सर? देखिए, ऐसे कभी मैंने आवर्स काउंट नहीं करे, बट जब तक, जैसे मैंने बोला, नॉवल पूरी रात चला तो मैं पूरी रात जग जाता था।
इट डिपेंड्स कि कितना डिमांड है। हाँ, मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरा मैथ्स में टारगेट रहता था कि मैं लगभग 300-400 क्वेश्चन कर लूँ, तो उसमें कम से कम मेरे 4 से 5 घंटे लग जाते थे। तो मैथ्स में मैं टाइम डिवोट करता था। बाकी ट्रैवल करते वक्त कहीं जाता था, जैसे तो मेरी पोस्टिंग थी दूसरी जगह, ट्रैवल करता था, तो 1-2 घंटे में जीके को आने जाने में देता था। मतलब ऑन एन एवरेज मेरे 7-8 घंटे हो जाते होंगे। राइट। सो अभी आपने नॉवेल की बात करी, तो कुछ नॉवेल्स के नाम बताइए जो हर स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हेल्पफुल है। देखिए, नॉवेल्स की मैं बात करूं, जैसे अल्केमिस्ट है, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी है, और विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम के। तो अगर आप ऑटोबायोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो अब्दुल कलाम की पढ़ सकते हैं, या अगर आप ऐसे फिक्शंस में रखते हैं तो अल्केमिस्ट हो गई आपके लिए, या अगर आप नॉन फिक्शन में जाते हैं तो मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, इस टाइप के नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पर। जैसे मैंने तो बहुत सारे पढ़े हैं, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, इस बहुत सारी सीरीज़ हैं, ट्रायोलॉजीज़ हैं। जितना ज़्यादा आप जिनकी ट्रायोलॉजी होगी, जिनकी सीरीज़ होगी, उनमें जाएंगे तो एक खत्म होने के बाद दूसरा उससे इंटरकनेक्टेड होगा। जैसे आज के टाइम में वेब सीरीज़ चल रही हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि वेब सीरीज़ पर न जाके आप नॉवल की सीरीज़ पर जाएं। आपको कुछ अच्छा पढ़ने से आपका दिमाग में कुछ अच्छा जाएगा, रेदर देन वॉचिंग वेब सीरीज़। जैसे कि मॉक टेस्ट की बात आपने करी थी, तो मॉक टेस्ट अराउंड कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए स्टूडेंट्स को, और मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जहां पर आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वही देखने को मिलता है। तो जब आप मॉक टेस्ट पहली बार देंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स काफ़ी कम आए, पर जैसे जैसे आप तीसरा, चौथा, पांचवा देंगे और अपनी गलतियों को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा। तो कम से कम भी, मेरा मानना है, कम से कम भी आपको 40 से 50 मॉक टेस्ट ज़रूर देने चाहिए अगर आप एसएससी के अंदर एंटर कर रहे हैं। 40 से 50 मॉक टेस्ट आर रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम है ये क्राइटेरिया। राइट, ओके। सो आपने अभी जैसे कि मॉक टेस्ट के बारे में बताया, इसमें क्या है, एसएससी सीजीएल में ज़्यादातर चीज़ें फैक्ट वाइज ज़्यादा होती हैं और फैक्ट्स को याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इन जैसे कि इंग्लिश की अगर बात करें तो वो कैब याद करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं, तो उनको याद करने के लिए सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सबसे पहले उनको पढ़ते हैं या फिर उनके नोट्स बना लेते हैं। तो इन सब के लिए कैसे करना चाहिए? देखिए, वोकैब पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आप जिस एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हो उसमें वोकैब की वेटेज कितनी है। अगर मैं सीजीएल की बात करूँ, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पहले वोकैब ज़्यादा आती थी, अब वोकैब की वेटेज कम हो गई। इंग्लिश के लेवल, पेपर के लेवल में आज के टाइम में रीडिंग पोर्शन इंपॉर्टेंट है। वोकैब पर अगर आप फोकस करोगे तो अगर आपने 2 घंटे वोकैब पे दिए तो वहाँ पर आप सिर्फ 4 मार्क्स सिक्योर करोगे। 2 घंटे आपने रीडिंग को दिए तो वहाँ 50 नंबर है। तो मैं अगर बताना चाहूँ आपको, तो वोकैब पर आप फोकस ना करें। जब आप रीडिंग करोगे उसी में कुछ वर्ड्स आएंगे, उनको आप हाईलाइट कर लें, अपनी किसी भी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। उसी वोकैब के जो वर्ड्स हैं उन्हीं को, मतलब वही वोकैब आप नोट डाउन कर लें। स्पेशली कोई ऐसा नहीं कि सुबह उठ के मगिंग स्टार्ट कर दी, रोटिफिकेशन स्टार्ट कर दी, रट्टा लगाना सुबह शुरू कर दिया, ये सब ना करें। मेरी एडवाइस यही है कि लेट इट बी द एज़ यूजुअल इट गोज़, मतलब जैसे चल रहा है रीडिंग में जो आ रहा है वो आपके दिमाग में एंटर कर जाएगा, वो अपने आप एक तरीके से कैप्चर हो जाएगा। जैसे हम नेचुरली कोई चीज़, वीडियो, फोटो क्लिक करते हैं तो नेचुरल अच्छी लगती है, बट हम ट्राई करते हैं एक्टिंग करने की, वो थोड़ी बिगड़ जाती है। उसी तरीके से वोकैब को नेचुरली याद करने दो। राइट, ओके। सो अभी आपने जैसे कि बताया इन सब के बारे में, और बात की जाए मोटिवेट रहने की, कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप लगातार आपने मतलब 6 अटेम्प्ट दिए हैं और कहीं ना कहीं इसमें मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है कि आपको ड्रीम जॉब पाना है, लेकिन हर एग्ज़ाम के लिए उसी एफिशिएंसी के साथ पढ़ना पड़ता है जो कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में पढ़ा है। ऐसा तो होता नहीं कि ठीक है पढ़ लिया मैंने, पढ़ा है, एग्ज़ाम के दिन जाऊँगा दे दूँगा। तो इसके बारे में बताइए। देखिए, मोटिवेट रहने के लिए आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये कि आपके अंदर एक, बोलते हैं ना कि आग होनी चाहिए। अगर आपके अंदर आग खुद से है कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरे अंदर ये था कि मैं ऐसा नहीं देखता था कि इसकी मोटिवेशन, उसकी मोटिवेशन, आग होनी चाहिए खुद के अंदर एक। आपको ये लगना चाहिए कि जब आपको लगेगा ना कि आप डिज़र्व करते हो, तब आप कर जाओगे। अगर आपके अंदर से आवाज़ नहीं आई कि आप नहीं कर सकते, आपको डर लगने लगे किसी चीज़ से, तो वो डर ही आपको हरा देगा। राइट। पहली चीज़ है कि आपके अंदर आग होनी चाहिए। आप ये समझो कि आप डिज़र्व करते हो। जब आप खुद पर ट्रस्ट करोगे ना, तब दुनिया आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। तो पहली चीज़ ये मोटिवेट रहने की कि आप खुद पर विश्वास करो, डरो मत। और ये कब हो सकता है? जब आपकी प्रिपरेशन सॉलिड हो। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो चीज़ें ना छोड़ो, जितना बताया गया है वो चीज़ें फॉलो करो। मतलब अगर कोई बता रहा है आपको 300 से 400 क्वेश्चन, अगर आपके नहीं हो रहे हैं तब डर स्वाभाविक है।
मतलब मोटिवेट होने के लिए आप जैसे कोई सीरीज़ है, कोई शॉर्ट स्टोरीज़ है, ऐसी चीज़ें पढ़ सकते हो। वो आपको इंटरनेट पर बहुत सारी मिल जाएंगी। अचीवमेंट्स हो गई, जैसे मैंने पढ़ी विंग्स ऑफ फायर पढ़ी APJ अब्दुल कलाम की, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यस, जो कर रहे हैं बाकी लोग वो भी हमारी तरह ही है, तो जो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब एक आपके अंदर ही एक आग होनी चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि मतलब आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, मैं जो चाहता हूँ वो मैं पाके ही रहूँगा, मुझे रुकना नहीं है, मुझे थकना नहीं है। राइट, ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा कि सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ में डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आप इनकी जर्नी से इंस्पायर हो गए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।